Welcome to this class of UV visible spectroscopy for students of third year paper 2. The topic of today's discussion is UV visible spectroscopy principle. UV visible spectroscopy is also known as electronic spectroscopy, in which the amount of light absorbed at wavelength of UV and visible regions of electromagnetic spectrum is measured. This absorption of electromagnetic radiations by the molecules leads to molecular excitations. कि जब कोई मॉलिक्यूल रेडिएशंस का अवशोषण करता है तो उस अवशोषण से मॉलिक्यूल का ट्रांजिशन एक इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल से दूसरे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में होता है, तभी हमें इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं. स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा था और यह जाना था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के जिस क्षेत्र में स्पेक्ट्रम बनते हैं उसी अनुसार उस स्पेक्ट्रोस्कोपी का नाम रखा जाता है. यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है वह स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अल्ट्रावायलेट और विजिबल क्षेत्र में बनते हैं. इसलिए इसकी स्टडी को हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं. अगर हम रीजन की बात करें तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का रीजन होता है बिटवीन 10 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर. ये जो रीजन दिखाया हुआ है ये आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में देखा था. बीच वाला रीजन जो कि विजिबल स्पेक्ट्रम कहलाता है, जो कि 400 से 800 नैनोमीटर के बीच का क्षेत्र है. ये जो ऑर्डर है वो वेवलेंथ का ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ इन नैनोमीटर, 400, 500, 600, 700 एंड 800 नैनोमीटर्स. अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो आप जानते हो कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में आपस में रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है. लेमड़ा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यू होता है. इसीलिए अगर यहाँ ये वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो फ्रीक्वेंसी का डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा. तो ये जो आप पार्ट देख रहे हैं ये चूँकि यहाँ पर वेवलेंथ ज़्यादा है तो यहाँ पर ये जो रीजन है वो लोअर फ्रीक्वेंसी रीजन होगा और यहाँ ये जो रीजन है ये हायर फ्रीक्वेंसी रीजन होगा जिसकी वेवलेंथ कम होगी. तो इस प्रकार ये वाला पार्ट है वो विजिबल पार्ट कहलाएगा. तो हम रीजन्स की बात करें तो रीजन्स को हमने यूवी रीजन और विजिबल रीजन में दो भागों में हमने बांटा है. क्योंकि हम यही स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल आज हम पढ़ रहे हैं तो हम इसी की बात करेंगे. तो विजिबल रीजन से पहले वाला रीजन देख रहे हैं आप, यहाँ पर यूवी रीजन है और बाद वाला रीजन IR इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी है जो हम बाद में आगे की क्लासेस में देखेंगे. तो ये रीजन और ये वाला रीजन हमें आज डिस्कस करना है. तो इस पूरे रीजन को 10 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर के बीच में हमने इसको बांटा है. 10 टू 400 नैनोमीटर यानी बिलो 400 नैनोमीटर इज नॉन एज यूवी रीजन. यूवी रीजन को फर्दर दो भागों में बांटा है, फार यूवी रीजन और नियर यूवी रीजन. जो फार यूवी रीजन होगा वो बिलो 200 नैनोमीटर वाला कहलाता है. यानी यहाँ हमने लिखा 10 टू 200 नैनोमीटर. फार यूवी रीजन को हम वैक्यूम यूवी रीजन के नाम से भी जानते हैं. दूसरा जो रीजन है वो नियर यूवी रीजन कहलाता है. नियर यूवी रीजन 200 से 400 नैनोमीटर वाला रीजन कहलाता है
जिसे हम ऑर्डिनरी रीजन भी कहते हैं। तो ये बात हमने की है यूवी रीजन की। इसके बाद जो विजिबल रीजन है वो आप देख ही रहे हैं यहाँ पर, 400 से 800 नैनोमीटर वाला रीजन विजिबल रीजन कहलाता है। इसको मैं और अच्छे से समझा लेती हूँ कि द यूवी रेडिएशन रीजन एक्सटेंड्स फ्रॉम 10 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर एंड द विजिबल रेडिएशन रीजन एक्सटेंड्स फ्रॉम 400 टू 800 नैनोमीटर, जो आपने अभी देखा था। नियर यूवी रीजन 200 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर, ये इसके बीच का एरिया नियर यूवी रीजन कहलाएगा, जबकि फार यूवी रीजन होगा वो बिलो 200 नैनोमीटर कहलाता है। फार यूवी रीजन के अंतर्गत हम फार यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं। तो फार यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी इज स्टडीड अंडर वैक्यूम कंडीशंस। अब जो हम यूवी रीजन की बात कर रहे हैं वो यूवी रीजन्स दो प्रकार के हैं, वैक्यूम अल्ट्रावायलेट रीजन और ऑर्डिनरी अल्ट्रावायलेट रीजन। तो हम इसको वन बाय वन देखेंगे। फर्स्ट वन इज वैक्यूम अल्ट्रावायलेट रीजन। दिस रीजन कंप्राइजेस below 200 nanometer. In this region, oxygen absorbs strongly. This is the important point. Oxygen absorbs strongly, but range of instrument can be extended down to 150 nanometer by flushing nitrogen instead of oxygen. If the instrument is evacuated, it is possible to study the whole UV region even below 200 nanometer. The region below 200 nanometer is therefore usually known as vacuum ultraviolet region. देखिए स्टूडेंट्स, अल्ट्रावायलेट रीजन में 200 नैनोमीटर के नीचे के क्षेत्र में अगर हम स्टडी करें तो सबसे ज़्यादा जो परेशानी होती है वो होती है प्रेजेंस ऑफ एयर की। चूँकि 200 नैनोमीटर के नीचे के क्षेत्र में वायु उपस्थित होती है और वायु में उपस्थित ऑक्सीजन गैस 200 नैनोमीटर और उसके नीचे के क्षेत्र में अवशोषण करती है। इसकी वजह से स्पेक्ट्रम के अध्ययन में जटिलता उत्पन्न हो जाती है। ये प्रॉब्लम आती है कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है और ऑक्सीजन 200 और नीचे के क्षेत्र में खुद अवशोषण करती है, तो स्पेक्ट्रम जो प्राप्त होगा वो सही प्राप्त नहीं होगा। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए नाइट्रोजन गैस की धारा को प्रभावित किया जाता है। अब बात ये आती है कि नाइट्रोजन गैस ही क्यों प्रभावित की जाती है। क्योंकि नाइट्रोजन गैस 150 नैनोमीटर से नीचे के क्षेत्र में अवशोषण करती है, इसीलिए हम नाइट्रोजन गैस को प्रभावित करते हैं। अतः 200 नैनोमीटर के नीचे के इस क्षेत्र को हम वैक्यूम अल्ट्रावायलेट रीजन कहते हैं। तो इस प्रकार से ये वैक्यूम अल्ट्रावायलेट रीजन हमने देखा। नेक्स्ट जो रीजन होगा वो कहलाता है ऑर्डिनरी अल्ट्रावायलेट रीजन, एंड दिस रीजन कंप्राइजेस 200 to 400 nanometer because atmosphere is transparent in this रीजन। तो ये हमने पूरा रीजन के बारे में स्टडी किया। आगे हम देखेंगे कि जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, मेजरमेंट ऑफ स्पेक्ट्रम होता है, तो द प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ सैंपल कंटेनिंग एटम्स और मॉलिक्यूल। तो हम मुख्य रूप से एटम या मॉलिक्यूल का हम स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं, स्पेक्ट्रम का मेजरमेंट करते हैं अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत। अब
अब बात ही आती है कि स्पेक्ट्रम का मेजरमेंट हम किस प्रकार से करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम सैंपल, जो भी सैंपल अगर सॉलिड फॉर्म में है तो हम उसको किसी सॉल्वेंट में उस सैंपल को हम डिसॉल्व करते हैं। तो मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग सैंपल टू बी एनालाइज्ड इज ईदर इथाइल अल्कोहल और हेक्सोन। जनरली हम 95% इथाइल अल्कोहल ही यूज़ करते हैं सैंपल से सॉल्यूशन बनाने के लिए। तो इस सॉल्वेंट में हम 95% इथाइल अल्कोहल के अंदर हम डिज़ोल्व करके सैंपल को हम सॉल्यूशन बना लेते हैं और इस प्रकार से उससे हम उसका स्पेक्ट्रम प्राप्त करेंगे। तो ये बात हो गई कि सैंपल का सॉल्यूशन किस प्रकार से बनाया जाए, सॉल्वेंट कौन सा यूज़ किया जाए। तो 95% सॉल्वेंट इथेनॉल इज़ द बेस्ट सॉल्वेंट फॉर द यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, बट हेक्सेन भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है कि उस सैंपल को रखने के लिए हम जो चैम्बर काम में लें वो किसका बना हुआ हो, जिसे हम बोलते हैं कोष्ठिका। तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत हम अलग अलग प्रकार के सैंपल चैम्बर हम यूज़ करते हैं। विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम कांच की कोष्ठिका का उपयोग करते हैं, चूँकि ग्लास विजिबल क्षेत्र में ऊर्जा का अवशोषण नहीं करता। लेकिन ग्लास का उपयोग हम अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत नहीं करते, चूँकि ग्लास पराबैंगनी क्षेत्र में ऊर्जा का अवशोषण करता है। इसीलिए जब हम यूवी स्पेक्ट्रम की बात करेंगे तो ऐसी स्थिति में हम कांच की जगह क्वार्ट्ज की कोष्ठिका का उपयोग करेंगे। तो इस प्रकार से दोनों विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम ग्लास चैम्बर यूज़ करेंगे, जबकि अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत हम क्वार्ट्ज का चैम्बर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सोर्स की। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत हम सोर्स के रूप में हम काम में लेते हैं हाइड्रोजन विसर्जन लैंप, जबकि विजिबल स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए सोर्स के रूप में हम टंगस्टन फिलामेंट काम में लेते हैं। तो इस प्रकार से हमें अलग अलग सोर्स की आवश्यकता होती है अलग अलग स्पेक्ट्रोस्कोपी के अध्ययन में। इसके बाद जो स्पेक्ट्रोमीटर काम लिया जाता है, स्पेक्ट्रोमीटर क्या है? स्पेक्ट्रोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट डिजाइन टू मेजर द स्पेक्ट्रम ऑफ द कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हमने सैंपल बनाया, उसको चैम्बर में रखा, सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया, सोर्स जो काम में लिया वो हमने बताया। अब जो स्पेक्ट्रम मेजर किया जाता है वो मेजर किया जाता है स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा। ये एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है। स्पेक्ट्रोमीटर से जो स्पेक्ट्रम लिया जाता है वो स्पेक्ट्रम में जो ग्राफ प्राप्त होता है वो किस किस के मध्य हम ग्राफ प्राप्त करते हैं, वो है इंटेंसिटी ऑफ अब्जॉर्ब्ड और इमिटेड रेडिएशन बाय सैंपल वर्सेस फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। सिंपल शब्दों में तो आप याद रखिए कि दिस इज ग्राफ बिटवीन द एब्जॉर्बेंस और बिटवीन द वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। अलग अलग वेवलेंथ पर हम एब्जॉर्बेंस फाइंड आउट करते हैं। इस प्रकार से अलग अलग वेवलेंथ पर एब्जॉर्बेंस फाइंड आउट करने पर हमें पहले ये इंक्रीजिंग ऑर्डर प्राप्त होता है, फिर हाईएस्ट वैल्यू प्राप्त होती है जिसे हम बोलते हैं लैम्ब्डा मैक्स, और फिर उसके बाद फिर से वो वेवलेंथ के साथ साथ एब्जॉर्बेंस कम होती जाती है। तो किसी भी कंपाउंड का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कहलाता है। तो किसी भी यौगिक के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में वह वेवलेंथ जिस पर यौगिक का एब्जॉर्प्शन अधिकतम हो, हाईएस्ट एब्जॉर्प्शन जिस वेवलेंथ पर होता है उसी को हम अधिकतम एब्जॉर्बेंस के संगत जो वेवलेंथ होती है, ये देखिए यहाँ पर ये हाईएस्ट एब्जॉर्प्शन है, ये वाला पॉइंट यहाँ पर, ये दिस इज द हाईएस्ट एब्जॉर्प्शन। इसके संगत जो वेवलेंथ होती है, हाईएस्ट एब्जॉर्प्शन के संगत जो करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ होती है, इसी हम कहते हैं लैम्ब्डा मैक्स। यह
उस कंपाउंड का एक कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू होती है, एक अभिलाक्षणिक गुण होता है। हर एक कंपाउंड का लैम्बडा मैक्स अलग अलग आएगा और वही लैम्बडा मैक्स ही उस कंपाउंड का कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू होगा, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम प्रोपेनोन की स्पेक्ट्रम की बात करें तो प्रोपेनोन का जो लैम्बडा मैक्स प्राप्त होता है वो होता है 270 नैनोमीटर पर। तो प्रोपेनोन में जो CO फंक्शनल ग्रुप होता है C+O, वो CO फंक्शनल ग्रुप की जो कैरेक्टरिस्टिक लैम्बडा मैक्स होगी वो 270 नैनोमीटर के आसपास होगी। तो इस प्रकार जो लैम्बडा मैक्स वैल्यू है वो प्रत्येक यौगिक के लिए निश्चित होती है और वह इस अभिलाक्षणिक गुण के आधार पर उस यौगिक की पहचान की जाती है। लैम्बडा मैक्स की वैल्यू के आधार पर ही हम किसी भी कंपाउंड की पहचान कर लेते हैं। लेकिन लैम्बडा मैक्स का जो मान होता है वो सॉल्वेंट परिवर्तन, यानी अगर हम सॉल्वेंट को चेंज करेंगे, जो आगे की क्लासेस में हम पढ़ेंगे, तो लैम्बडा मैक्स का मान कम या ज़्यादा होता है, यानी चेंज हो जाता है। और इसी प्रकार से अगर कॉन्जुगेशन बढ़ता जाए, यानी डबल बॉन्ड, जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, एथीन है, फिर 1,3-ब्यूटाडाइन ले लीजिए आप, फिर आप बेंजीन ले लीजिए, तो इस प्रकार से जो जो कॉन्जुगेशन बढ़ता जाएगा त्यों लैम्बडा मैक्स का मान भी परिवर्तित होता जाएगा। लेकिन लैम्बडा मैक्स वैल्यू जो है वो किसी भी कंपाउंड की एक कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू होती है, उसके आधार पर ही हम उस यौगिक की पहचान कर सकते हैं। तो ये पूरा के पूरा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कहलाता है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम एब्जॉर्प्शन लॉ के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।